नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। कोटा क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने विलियन चैप्टर पूरा स्टडी किया था। आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 धातु क्रम तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत हम स्टार्ट करेंगे। इस पाठ को हमने 3 भागों में अलग अलग तरह से बांटा है। पहले हम सामान्य धातु क्रम पढ़ेंगे, फिर विशेष धातु क्रम पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम एलिंगम का ग्राफ पढ़ेंगे। मैं बीएल गोदारा आपके सामने एक और नया चैप्टर लेकर आया हूं क्लास 12 का, जिसका नाम है धातु क्रम। चलिए तो इस पर हम स्टडी मारते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है धातु क्रम क्या है। देखिए धातु क्रम, इसको 2 मिनट बाद समझेंगे हम। सबसे पहले हम देखें धातु का क्रम। तो ये जो धातुएं हैं, वैसे आप जानते हो आवर्त सारणी में धातुएं होती है, अधातुएं होती है और उपधातुएं होती है। तो अब इस चैप्टर में हम धातुओं का अध्ययन करेंगे। धातुएं भी हमारे पास 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है आपके पास मुक्त अवस्था में और एक होती है संयुक्त अवस्था में। तो हम धातुओं की बात करें तो एक धातु तो होती है हमारे पास मुक्त अवस्था में, और एक धातु होती है आपके पास संयुक्त अवस्था में। जो धातुएं संयुक्त अवस्था में होती है उनको पृथक करके उनसे जो धातु बनाई जाती है उसी बात को हम कहते हैं धातु क्रम। तो दुनिया में कौन कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में और कौन कौन सी धातुएं संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में ये इनके अयस्कों के रूप में रहती है, जैसे ऑक्साइड अयस्क हो गया, सल्फाइड अयस्क हो गया, सल्फेट अयस्क हो गया, इस तरह से कार्बोनेट हो गया, इस तरह से। जबकि मुक्त अवस्था में वो किसी के साथ बंधित नहीं रहेगी, फ्री रहेगी। ऐसी धातुएं कौन कौन सी है? तो आप कहोगे सबसे पहले ऐसी धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? आपके पास मुक्त धातुएं कहलाती है। जैसे यहां हो गया हमारे पास सोना, जैसे हो गया आपके पास चांदी, जैसे हो गया आपके पास प्लेटिनम, जैसे हो गया कार्बन और जैसे हो गया सल्फर। ये धातुएं अयस्कों की बजाय मुक्त अवस्था में रहना ज्यादा पसंद करती है। तो इन धातुओं का निष्कर्षण करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये कैसे मुक्त अवस्था में। पर कुछ धातुएं जो संयुक्त अवस्था में होती है, जैसे कोई भी ले सकते हो, जैसे लोहा है, लोहे का अयस्क ऑक्साइड में भी होगा, कार्बोनेट में भी होगा, कॉपर पायराइटिस के रूप में भी पाया जाता है जिसमें कॉपर भी निकलता है। तो इस तरह से संयुक्त अवस्था में जो धातुएं पाई जाती है और उनसे धातु का पृथक करने के लिए हमें जिस बात का स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, वो है हमारा धातु क्रम। अब ये जो धातुएं पाई जाती है दोस्तों, इन धातुओं में हमारे भूपटल पर सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो देखो वैसे तो आपको पता है कि जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो नाम याद कर लो अल्फीका। अल्फीका याद कर लो। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम होता है जो होगा आपके पास लगभग 8.3%। उसके बाद फीका तो फेरस होगा आपके पास 5.1%, और उसके बाद आपके पास कैल्शियम जो होगा वो होगा 3.6%। तो नाम याद कर लो। भूपटल पर सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट के दौरान, पृथ्वी की खुदाई के दौरान, या यूं कह सकते हो भूमि की ऊपरी तह पर जो धातुओं का क्रम है उनमें सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है एल्युमिनियम 8.3%, उसके बाद पाया जाता है फेरस 5.1%, उसके बाद पाया जाता है कैल्शियम 3.6%। ये इन धातुओं का क्या है आपके पास ऑर्डर है, ज्यादा से कम का। उसके बाद स्टडी करते हैं कि जैसे हम संयुक्त अवस्था में हैं, तो संयुक्त अवस्था में सबसे पहले आप जमीन को खोदोगे। जमीन को खोदकर कोई चीज जो संयुक्त अवस्था में प्राप्त हुई है वो कहलाता है आपका खनिज, वो होगा आपका क्या? खनिज। अब खनिज को आप साफ सुथरा करोगे और अलग अलग प्रोसेस करोगे, अलग अलग मेथड करोगे, तो वो जब थोड़ा साफ हो जाएगा तो उससे जो चीज प्राप्त होती है वो कहलाता है आपके पास अयस्क। और अयस्क को और ज्यादा साफ करोगे और साफ करने के दौरान जो चीज आपको प्राप्त होगी वो क्या कहलाती है? आपके पास धातु कहलाती है।
और अयस्क से धातु प्राप्त करने के दोस्तों 5 स्टेप होते हैं। उन 5 स्टेप को सम्मिलित रूप से कहा जाता है धातुक्रम या तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तो क्या कहोगे? जमीन खोदकर, पृथ्वी को खोदकर प्राप्त की गई वस्तु खनिज कहलाती है। खनिजों के व्यवसायिक निष्कर्षण से प्राप्त वस्तु क्या कहलाती है? आपके पास अयस्क कहलाती है। और अयस्क से धातु प्राप्त करने के विभिन्न जो पद है, 5 पद होंगे। कौन कौन से 5 पद होंगे? अगर मोटा मोटी देखना चाहें तो देखो, सबसे पहला पद होगा आपके पास सांद्र। इन सबको हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा होगा आपके पास, सबसे पहले हम करेंगे सांद्र, या सांद्र से भी पहले अगर करना चाहो आप तो चूर्णीकरण कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो पद है वो होगा आपके पास चूर्णीकरण, फर्स्ट। दूसरा होता है आपके पास सांद्रण, फिर होता है भर्जन और निस्तापन, जिसको बोलते हैं ऑक्साइड में परिवर्तन। उसके बाद होता है अपचयन, जो कई प्रकार का होगा, एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। और 5वां स्टेप होगा आपके पास शुद्धिकरण। 5वां स्टेप क्या होगा? शुद्धिकरण। ये जो आपके पास 5 स्टेप बने, इन्हीं 5 स्टेप्स को आप सम्मिलित रूप से क्या बोलते हो? धातुक्रम बोलते हो, मेटलर्जी बोलते हो, धातुओं का निष्कर्षण बोलते हो। चलिए वापस बात करते हैं, खनिज किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी को खोदकर प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खनिजों के व्यवसायिक निष्कर्षण करने के बाद जो वस्तु आपको प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? आपका अयस्क कहलाती है। और अयस्क को साफ सुथरा करने के बाद, निष्कर्षित करने के पश्चात जो वस्तु आपको प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के विभिन्न प्रोसेस, विभिन्न पद, विभिन्न प्रक्रम क्या कहलाते हैं? आपके पास धातुक्रम कहलाते हैं। और वो कितने होते हैं दोस्तों? 5। चूर्णीकरण, सांद्रण, भर्जन, अपचयन और शुद्धिकरण। अगली बात करते हैं, यहां से आपने एक शब्द देखा खनिज था, और यहां आपने देखा अयस्क था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल इन दोनों से बनता है। क्या बनता है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या बनता है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। खनिज होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों? तो देखो, अगर हम बात करें, आप जमीन को खोदोगे भैया, जमीन को खोदोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको प्राप्त होगा, और जो भी चीज प्राप्त होगी वो क्या है? खनिज। लेकिन क्या ये जरूरी है उस प्राप्त हुई चीज में से मूल्यवान वस्तु होगी या नहीं होगी? कोई जरूरी नहीं है। अतः सभी जो खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकते। तो क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? क्योंकि अयस्क तो प्राप्ति कहां से हुए हैं? देखो, अयस्क तो प्राप्ति कहां से होते हैं? खनिजों से। इस कारण सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है पृथ्वी खोदकर, जमीन को खोदकर प्राप्त किए गए खनिज में से मूल्यवान वस्तु होगी या नहीं होगी। अतः सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। नेक्स्ट, अगली बात का स्टडी करते हैं। यहां से चलते हैं वापस। तो देखो, अब आ रहा हमारे पास धातुक्रम। तो धातुक्रम के जो पद है उनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक क्या बन गया आपके पास? धातुक्रम के विभिन्न पद, और उसमें सबसे पहला पद होता है चूर्णीकरण। चूर्णीकरण ये आपका है, ठीक है। तो आप चूर्णीकरण किसे कहेंगे? अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या काटना या बांटने का प्रक्रम क्या कहलाता है? आपका चूर्णीकरण कहलाता है। अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने, तोड़ने, पीसने का प्रक्रम क्या कहलाता है? चूर्णीकरण कहलाता है। जो ये आपका चूर्णीकरण होता है ये 2 तरह से होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका दलित्र, और एक होता आपका क्या? स्टैम्प मिल कह सकते हैं आप, ठीक है। स्टैम्प मिल या बाल मिल, स्टैम्प मिल या कह दो बाल मिल। देखो, ये अयस्क के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलता है, और ये छोटे कणों को काय में बदलता है? बारीक चूर्ण में बदलता है।
ठीक है, स्टैम्प मिल। एक तो आपका स्टैम्प मिल, यूं कह सकते हो, देखो जरा ध्यान से, ये जो स्टैम्प मिल है, इमाम दस्ता आपने देखा उस तरह का है। एक छोटा सा प्रोसेस होगा, एक छोटा सा पात्र होगा, उस पात्र के ऊपर जैसे आपके पास क्या लगा होगा, इमाम दस्ते में क्या होता है, एक ओखली सी होती है और उसमें उसको मतलब क्या कह सकते हैं, दंडनुमा, एक क्या होगा आपके पास, ढालनुमा या दंडनुमा कह सकते हो आप, उपकरण होगा जिसकी सहायता से इसको हम क्या करते हैं, ठोकते हैं। तो वैसे ही स्टैम्प मिल भी वैसा ही होगा। आप कह सकते हो आम रूप से घरों में जो इमाम दस्ता होता है वैसा, उगली होती है वैसा, ठीक है। तो स्टैम्प मिल से क्या हो गया, आपने कूटा और कूट कर क्या कर लिया, टुकड़ों में परिवर्तित कर लिया और दलित ने उसको पीसने का काम किया। तो आप यूं कह सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और फिर छोटे टुकड़ों को किसमें, पाउडर में बनाना, ये विक्रम क्या कहलाता है हमारे पास, चूर्णीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, चूर्णीकरण खत्म। सेकंड टॉपिक हमारा जो चालू होगा वो है सांद्रण। तो देखो सांद्रण क्या होगा मित्रों, सांद्रण किसे कहते हैं, शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड लगभग हर साल सांद्रण में से टॉपिक पूछता है। तो आप अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सांद्रण। अयस्क से अशुद्धि को दूर करना, यहां पर हम बात करेंगे अयस्क से अशुद्धि को दूर करना। अयस्क से अशुद्धि को दूर करना क्या कहलाता है आपका, सांद्रण कहलाता है। सांद्रण के 4 प्रक्रम होते हैं, मतलब इसमें 4 विधियां शामिल है। तो सबसे पहली विधि जो होगी वो है जार पल्लवन विधि। जार पल्लवन विधि या कह सकते हो फेन पल्लवन विधि, इसी को जार को क्या बोलते हैं हम, फेन। तो हो गया फेन पल्लवन विधि। नेक्स्ट सेकंड हो गया गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट तीसरा हो गया चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथा हो गया आपके पास रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, इसी को हम बोलते हैं निछालन, लीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, निछालन। और आगे एल्युमिनियम के प्रक्रम में पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं बेयर की विधि। इसी को बोल सकते हो बेयर की विधि। ये एल्युमिनियम धातु के लिए प्रयुक्त होती है, जिसका स्टडी आगे करेंगे। मींस अभी सामान्य धातुक्रम में हम 3 का ही अध्ययन करेंगे। तो चलो पहला हम स्टार्ट करते हैं जार पल्लवन विधि। तो देखिए दोस्तों, जार पल्लवन विधि में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट आ रही है वो देखो। तो इसके जो सवाल पूछता है वेरी वेरी मोस्ट, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, 7 टाइप के सवाल इसमें से बनते हैं। सबसे पहले यह विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो पहला पॉइंट यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, सल्फाइडों के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरी बात, यह विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, अधिशोषण पर आधारित है। तो दूसरी बात, इसका सिद्धांत क्या है, अधिशोषण। यह अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इस विधि में करते क्या है, तो देखो किसी में भी सल्फाइड अयस्क जैसे कॉपर पाइलाइटिस CuFeS2, आपको पीछे सल्फर देखना है, जिनके पीछे सल्फर है उन सब का सांद्रण किससे किया जाता है, जार पल्लवन विधि से किया जाता है। अब इसमें करते क्या, सबसे पहले देखो पानी की एक बड़ी टंकी ले लेते हैं भैया, ये पानी की एक बड़ी टंकी ले लिया। इस पानी की बड़ी टंकी में जो सल्फाइड अयस्क आपको दिया गया है उसका पेस्ट बना के डाल दो। तो यहां पर आपने सपोज करो इसका पेस्ट डाल दिया, अयस्क का पेस्ट, ये डाल दिया आपने अयस्क का पेस्ट डाल दिया। अब इस अयस्क के पेस्ट में 2-3 तरह के तेल मिला दो। जैसे सबसे पहले आपने मिलाया चीड़ का तेल, चीड़ का या कह दो आप नीलगिरी का तेल, इसमें मिला दिया आपने पाइन ऑयल, नीलगिरी का तेल, ये मिला दिया आपने क्या, नीलगिरी का तेल इसमें मिला दिया। एक मिला दो आप सोडियम एथिल जेंथेट, एक मिला दो सोडियम एथिल जेंथेट, एक मिला दो क्या, सोडियम एथिल जेंथेट। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, रोकस्टू नाम, देखो रो आर और रो कस टू
CS2 Cus2 ना Na, RO CS2 Na, सल्फर के इधर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रख लो, RO CS2 ना, तो याद करने का तरीका रो Cus2 ना, सोडियम एथिल सल्फेट। आपने एस के पेस्ट में चीड़ का तेल मिलाया या नीलगिरी का तेल मिलाया, दूसरा सोडियम एथिल सल्फेट मिलाया, अब तक टंकी में कोई क्रिया नहीं हुई, तो अब इसमें हम क्या मिला देते हैं, वायु की नली प्रवेशित कराते हैं, जिसमें से वायु अंदर की तरफ प्रवेशित हो रही है। ये खोखली नली थी, यहां से वायु देखो ऐसे इंटर कर जाएगी इसमें, ऐसे यहां से वायु इसमें से आएगी। जैसे ही वायु क्या होगी इन तेलों के बीच में और एस के पेस्ट में भिजेगी, तो इनमें घमासान होगा, युद्ध होगा। युद्ध में चीड़ का तेल क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, झाग बनाएगा, ठीक है। ये आपने क्या किया, झाग कारक हो गया, झाग कारक, ज्यादा से ज्यादा झाग बना। नेक्स्ट उधर सोडियम एथिल सल्फेट पड़ा था, उसने क्या किया, अयस्क के कणों को ऊपर की तरफ पहुंचाने का काम किया, तो ये हो गया इसमें उत्प्लावक, उत्प्लावक मतलब इसलिए फ्लोटरिंग कराई, इसको तिराया, होगा क्या, ये झाग बनाएगा, ये तिराएगा, तो तिरने से झाग युक्त एस के कण कहां इकट्ठे हो गए, टंकी के ऊपरी मुंह पर, यहां पर झाग युक्त एस के कण टंकी के ऊपरी मुंह पर एकत्रित हो गए, तो ये हो गया आपके झाग युक्त अयस्क के कण, अयस्क के कण, झाग युक्त अयस्क के कण टंकी के ऊपरी मुंह पर एकत्रित हो जाते हैं। अब इनमें से कुछ झाग तो फालतू भी तो होंगे, जैसे दूध को हिलाते हो काफी झाग आते हैं, थोड़ी देर बाद गिर जाते हैं, तो वैसे इसमें से कुछ झाग क्या होंगे, गिरने लगेंगे, तो इन झागों को आपको स्थायित्व प्रदान करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अभी काम बता रहे साथ साथ ही, ये जो डब्बे बना रहा हूँ ये राजस्थान बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, आरबीसी बोर्ड 2015 2018 का ये सवाल रह चुका है, ठीक है। कभी इसमें चित्र है और राजस्थान बोर्ड 2015 में सवाल पूछा गया, चीड़ का तेल, झाग कौन होता है, उत्प्लावक कौन होता है, इस तरह के सवाल भी पूछता है। तो इसमें आपने इन झागों को स्थायित्व देने के लिए एनिसोल या क्रिसोल मिला दिया, एनिसोल मिला दो या फिर क्या मिला दो, क्रिसोल, और इसका काम क्या है, जो डब्बे हैं वो सभी राजस्थान बोर्ड के सवाल बेटा, ये आपके पास क्या हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, स्थायी कारक हो गया, ये हो गया स्थायी, ये हो गया स्थायी कारक। नेक्स्ट अब ये जो झाग बने, इनमें से कुछ झाग बेकार भी तो होंगे, फालतू के भी होंगे, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो जो आदिक्य में बने झाग है उनको हटाने के लिए आपने इसमें क्या मिला दिया, अव नमक के रूप में NaCN मिला दिया, NaCN, ये है आपके पास अव नमक, ये क्या आपके पास अव नमक हो गया, जो आदिक्य में बने झागों को क्या करता है, दूर करता है। दूसरी बात, अब यहां पर जो पेस्ट था, इस पेस्ट में क्या था बेटा, इसमें अयस्क के कण थे जो धातु में परिवर्तित होने वाले, इनमें से कुछ कण अभी सक्रिय नहीं हुए पूरी तरह से, तो इनको सक्रिय करने के लिए आपको एक सक्रिय कारक भी डालना पड़ेगा और वो होगा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट तो यहां पर आपने कॉपर सल्फेट को डाल दिया और वो चीज क्या आपके पास, सक्रिय कारक है, वो क्या आपके पास सक्रिय कारक। इस तरह से ये आपने क्या देखा, झाग प्रलवन विधि को देखा। तो सुनिए करना क्या आपको, आपको 7 सवाल कौन से, झाग प्रलवन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, पहला सवाल, यह अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है, दूसरा सवाल, इसमें चीड़ का तेल क्या काम करता है, ये झाग कारक होता है, तीसरा सवाल। नेक्स्ट इसमें सोडियम एथिल सल्फेट का काम क्या है, वो उत्प्लावक होता है, तिराने वाला, इसको आप संग्राही भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना सवाल ये भी पूछ सकता है कि संग्राही के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है, सोडियम एथिल सल्फेट, क्योंकि कलेक्ट करके ऊपर की तरफ ला रहा है, तो संग्राहक या संग्राही। नेक्स्ट एनिसोल व क्रिसोल का काम क्या है, तो पांचवा सवाल, ये क्या करता है, झागों को स्टेबलाइजर करता है, स्थायी करता है, तो स्थायी कारक है। नेक्स्ट NaCN का सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है ये सवाल, NaCN का काम क्या है, अव नमक है, आदिक्य में बने झागों को क्या करता है, ये हटाता है, और सक्रिय कारक का काम कौन करता है, कॉपर सल्फेट करता है। ये तो इसके सवाल थे। अभी धातु कैसे प्राप्त हो, तो देखो धातु प्राप्त करने के लिए इसकी विधि को मैं बोल देता हूं। सर्वप्रथम हम सल्फाइड X को युक्त
अयस्क का पेस्ट बनाकर पानी की एक बड़ी सी टंकी में डाल देते हैं। अब इस टंकी में हम कुछ तेल, चीड़ का तेल, सोडियम एथिल जेंथेट मिला देते हैं। टंकी में कोई क्रिया प्रारंभ नहीं होती, वायु नली से वायु प्रवेशित कराते हैं, टंकी में क्रिया होगी। इस क्रिया से चीड़ का तेल ज्यादा से ज्यादा झाग बनाएगा, झाग कारक है। सोडियम एथिल जेंथेट थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, अयस्क के कणों को कहां ले आएगा? टंकी के ऊपरी मुंह पर संग्रह का काम करेगा। वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ ले आएगा। झाग जो बन गए उनको ठहराना, स्थायी करना है। स्थायी कारक के रूप में एनिसोल या क्रिसोल को मिला दिया। आदिके में बने झागों को हटाने के लिए अवनमक NaCl को मिला दिया और सक्रिय कारक के रूप में कॉपर सल्फेट को मिला दिया। अब इससे क्या होगा? झाग युक्त अयस्क के कण टंकी के ऊपरी मुंह पर एकत्रित हो गए, जिन्हें एक छड़ की सहायता से क्या करते हैं? दूसरे पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। दूसरे पात्र में एकत्रित किया, उसको सुखा लिया। सुखाने से जो अयस्क के कण प्राप्त हुए उसी को बोलते हैं सांद्रित अयस्क, और उपयुक्त विधि क्या कहलाती है? झाग पल्लवन विधि कहलाती है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सबसे ज्यादा बोर्ड में सवाल पूछा, लगी रहा है सवालों का घर रही है। तो ये आपके पास क्या हो गया? झाग पल्लवन विधि। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। हमने इससे पहले धातु कर्मिकी के सिद्धांत चालू किए कि धातु कर्मिकी है क्या। तो आपने क्या कहा? अयस्क से धातु प्राप्त करने के विभिन्न पद क्या है? धातु क्रम है। पहला पद चूर्णीकरण, बड़े कणों को छोटे कणों में, छोटे कणों को पाउडर में बदलना क्या कहलाता है? आपका चूर्णीकरण कहलाता है। जो किस किस से होता है? दलित्र से और किससे होगा? स्टैम्प मिल से होगा। खास नहीं था, पूछा भी नहीं जाता सवाल। सवाल यहां से चालू होता है, सांद्रण किसे कहते हैं? तो देखो दूसरा प्रोग्राम सांद्रण, अयस्क से अशुद्धि को दूर करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। सांद्रण की सबसे पहली विधि कौन सी है? झाग पल्लवन विधि कहलाती है। झाग पल्लवन विधि किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर चीड़ का तेल क्या काम करता है? चीड़ का तेल या नीलगिरी का तेल झाग कारक होता है, ज्यादा से ज्यादा झाग बनाता है। अवनमक के रूप में किसको मिलाते हैं? NaCl को मिलाते हैं। अवनमक का मतलब क्या हो गया आपके पास? आदिके में बने झागों को हटाना। नेक्स्ट, एनिसोल और क्रिसोल का काम क्या है? स्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, जो झागों को स्थायित्व प्रदान करता है। नेक्स्ट, सोडियम एथिल जेंथेट संग्राहक है, लिफ्ट कराता है। रो कस्टूना इसका सूत्र है। अर्थात जो आपके पास अयस्क में झाग बनाने का काम वो कौन करता है? वो या यूं कह सकते हो, वो झाग बनाने का काम तो चीड़ का तेल करेगा। अयस्क के कणों को नीचे से ऊपर लाने का काम कौन करता है? संग्रह का काम कौन करता है? सोडियम एथिल जेंथेट करता है। और सक्रिय कारक कौन होता है? कॉपर सल्फेट होता है। उसके पश्चात ये हो गया हमारे पास झाग पल्लवन विधि कंप्लीट। अब दूसरी विधि स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारी पहली विधि थी जिसका नाम क्या था? झाग पल्लवन विधि। नेक्स्ट, अब दूसरी विधि स्टार्ट करते हैं और वो है आपके पास गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को कब किया जाता है? पहली बात, जैसे आपको इससे पहले मैंने कहा था झाग पल्लवन कब काम में लेते हैं? जब सल्फाइड है इसको। तो ये कब काम में लेते हैं? जब अयस्क और अशुद्धि, यहाँ पर अशुद्धि को अधात्री बोला जाता है। ये जो अशुद्धियों के प्रकार है, हम नेक्स्ट अभी जैसे वर्धन और विस्थापन को कर लेंगे उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि ये जो अशुद्धियां हैं वो गैंग के रूप में भी होती है, जिनको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, धातुमल भी कहते हैं, स्लग जिसे कहा जाता है। तो कौन कौन से इसके नाम हैं वो आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप अशुद्धि का मतलब इतना ही मानो, अधात्री। तो देखो, जब आपके पास अशुद्धि मतलब अधात्री और शुद्ध जो आपके पास है वो है अयस्क। अयस्क और अशुद्धि, अधात्री का मतलब क्या हो गया? अशुद्धि। अयस्क और अशुद्धियों के घनत्व में अंतर, घनत्व मतलब आप बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि घनत्व का सूत्र होता है महासमूह मूल्य। ठीक है, तो जैसे घनत्व या आप कह सकते हो भार ज्यादा हो, जब अधात्री व अयस्क के घनत्व में अंतर अधिक हो तब हम कौन सी विधि काम में लेते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और इसी कारण इसका एक नाम और पड़ा है दोस्तों, जो है लेविगेशन। तो इसका एक और नाम क्या हो गया? लेविगेशन। इसको बोलते हैं लेविगेशन प्रक्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में, आरबीसी बोर्ड में नहीं है लेकिन नाम तो आपको ध्यान रखना है। जब अयस्क व अशुद्धि के भारों में अंतर अधिक हो
या यूं कह दो, यदि अयस्क अशुद्धियों की तुलना में ज्यादा घनत्व रखता हो, अर्थात अयस्क तो भारी हो और अशुद्धियां हल्की हो, तब हम क्या करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए एक टेबल होती है जिसका नाम होता है विल्फले टेबल। जिसका नाम क्या है, विल्फले टेबल। विल्फले टेबल कैसी होगी ये विल्फले टेबल? देखो, इस टेबल में बहुत सारी ऐसे नालीनुमा तल होंगे, ऐसे इस प्रकार के नालियां बनी होगी, यूं मान सकते हो आप, यूं, और ऐसे ये इस तरह से, इस तरह से ऊपर की तरफ इस पे कीप होगा, ये वाला कीप है। ये यहां पर आप क्या करोगे, इससे पहले तुमने क्या पढ़ा था दोस्तों, चूर्णीकरण। चूर्णीकरण से प्राप्त अयस्क क्या कहलाता है, चूर्णित अयस्क। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ चूर्णित अयस्क को डाला। चूर्णित अयस्क किसके साथ, जल के साथ। और इसी ये जो आपके पास पानी के साथ डालते हैं, ठीक है, तो इसी के कारण इसका एक और नाम है हाइड्रोलिक क्लासिफायर। इसी का एक और नाम क्या है, हाइड्रोलिक क्लासिफायर। क्लासिफायर विल्फले टेबल का ही दूसरा नाम दिया जाता है। पानी के साथ चूर्णित अयस्क को बहाया जाता है, और जैसे ही पानी के साथ चूर्णित अयस्क इसमें जाएगा नालियों में, तो जैसे ही जाएगा तो ये नीचे की तरफ उतरेगा। नीचे की तरफ उतरने से हल्के कण तो पानी के साथ नीचे आ जाएंगे और भारी कण ऊपर की तरफ बैठ जाएंगे। भारी कण तो यहाँ बैठ गए और जो अधात्री थी वो कहां चली गई, नीचे। इस तरह से अयस्क अलग हो गया और अधात्री अलग हो गया। इस प्रक्रम को आप क्या कहते हो, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यह विधि कब काम में लाई जाती है दोस्तों, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को कब काम में ले सकते हैं आप लोग, तो देखो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को तब काम में लेंगे जब अयस्क व अधात्री में क्या हो, घनत्वों में या भारों में अंतर अधिक हो। तो ऐसे भार ज्यादातर लोहे और टिन का होता है, तो जो आपके पास लोहे व टिन के अयस्क है, टिन के अयस्क, इनके शुद्धि पात्र के लिए, इनके शुद्धिकरण के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को काम में लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपको बात, क्या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जब अयस्क व अधात्री के घनत्वों में या भारों में अंतर अधिक हो, अर्थात अधात्री की तुलना में अयस्क का घनत्व बहुत ज्यादा हो, तब हम इस विधि को काम में लेते हैं। और घनत्वों में अंतर के कारण ही इस विधि को क्या बोला जाता है, लेविगेशन प्रक्रम बोला जाता है। नेक्स्ट, लेविगेशन प्रक्रम को करने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत होती है। एक टेबल होगी आपके पास नालीनुमा जिसके तल हो, ठीक है, या यूं कह सकते हो आप उसमें जो चेयर बनी हुई होगी, उस चेयर में से क्या होंगे, पानी को चूर्णित अयस्क के साथ बहाते हैं या चूर्णित अयस्क को पानी के साथ फ्लो कराते हैं, बहाते हैं, और बहाने के कारण भारी कण तो ऊपर ही टिक जाते हैं और हल्के कण कहां जाते हैं, नीचे। इस तरह से अयस्क अलग हो गया और अधात्री क्या होगी, अलग होगी, और इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण। इसमें पानी के साथ बहाने के कारण इसका एक और नाम क्या पड़ा, हाइड्रोलिक क्लासिफायर। और किसके लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों, टिन व लोहे के अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला विधि आपके पास चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो आप बताइए, चुंबकीय नाम से ही काम हो रहा है, चुंबक को काम में लिया जाएगा, तो चुंबक को कौन खींचता है, चुंबक को कौन खींचेगा, या चुंबक किसको खींचता है अपनी ओर, लोहे को खींचता है। तो आप लोह युक्त अयस्कों का यहां पर कह सकते हो चुंबकीय पृथक्करण क्या होगा आपके पास, लोह युक्त अयस्कों का। लोह युक्त अयस्कों के जो सांद्रण की विधि है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब और अच्छे ढंग से कब काम में ले सकते हैं, जब अयस्क तो हो लोह युक्त, अयस्क तो कैसा हो, लोह युक्त, और अशुद्धियां कैसी हो, अलोहीय हो, जिसमें लोहा नहीं हो, अलोहीय। अलोहीय जब अशुद्धियां होगी तब इस प्रक्रम को काम में ले सकते हैं। होगा क्या, इस प्रक्रम को कैसे काम में लिया जाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देख लो, इसमें क्या होगा, दो पहिए होंगे, ऐसे दो पहिए, ये पहिए हो गए, इन पहियों में आपने क्या डाल दिया, यहां पर जो आगे वाला पहिया है इसमें इनसाइड में आपने चुंबक लगा दिया, यहां पर लगा चुके हो आप, क्या चुंबक, मैग्नेट लगा दो, चुंबक। और ये जो पहिए हैं इन पर एक बेल्ट चढ़ा दो आप, एक बेल्ट इस पर घूमेगा, ये चढ़ा दिया बेल्ट। यहां पर आपने कीप रख दिया, इस कीप में आपने चूर्णित अयस्क भर दिया,
ये आपका क्या हो गया, चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क बन गया। जैसे ही चूर्णित अयस्क इस बेल्ट पर पड़ेगा, बेल्ट तो घूम रहा है भैया, बेल्ट के घूमने के साथ अयस्क भी घूमेगा और अयस्क घूमता 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 नीचे गिरने वाला होगा। चुंबक किसको खींचेगा, लोह युक्त पदार्थों को अपनी तरफ घूमेगा, तो एक डेरी तो बन गई इधर, और जिनको नहीं खींचेगा वो डेरी किधर बन गई, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जो डेरी बनी है वो किसकी है, लोह युक्त पदार्थ है, लोह युक्त। और जो बाहर की तरफ बनी है वो कैसे है, अलोहीय है। जो अलोहीय होती है वो क्या होती है, अशुद्धियां होती है, वो होगी आपके पास क्या, अशुद्धि। और जो लोह युक्त है वो क्या है, अयस्क है। इस तरह से अयस्क और अशुद्धियां कैसी हो जाती है, पृथक पृथक हो जाती है। जरा सोचो, चुंबक ने अपनी ओर वस्तुओं को खींचा, तो ये सिद्धांत हो गया अपकेंद्रण का सिद्धांत। तो ये जो आपके पास काम आती है विधि, ये किस पर आधारित है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, अगला रासायनिक विधि एल्युमिनियम के लिए प्रयुक्त होती है, इसे निचालन कहते हैं। इसको हम जब विशेष धातुक्रम पढ़ेंगे एल्युमिनियम का, वहां आ जाएगी, तो इसको अभी नहीं स्टडी करेंगे, एल्युमिनियम के धातुक्रम में इसका अध्ययन करेंगे, मैं खुद याद दिला दूंगा आपको। नेक्स्ट, तो वापस एक बार इन सभी विधियों का अध्ययन कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, धातुकर्मिकी के सिद्धांत या धातुक्रम के पद पढ़े। पहला चूर्णीकरण, चूर्णीकरण में आपने देखा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, स्टैम्प मिल और दलित्र की सहायता से। फिर आपने पढ़ा सांदन, सांदन की 4 विधियां। सबसे पहले जाग पर लवण, किसके लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए। नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर आधारित है, अधिशोषण। अब देखो अधिशोषण कैसे हुआ, अयस्क के कण टंकी के नीचे से कहां आ गए थे, सतह पर आ गए थे। किसी चीज का सतह पर आ जाना क्या कहलाता है, अधिशोषण। तो अधिशोषण का सिद्धांत, चीड़ का तेल झाग कारक, रो कस्टुना सोडियम एथिल जेंथेट प्लावन कारक संग्रही, एनिसोल और क्रिस्टोल सक्रिय कारक। उसके बाद नीचे की तरफ आपने डाला था कॉपर सल्फेट, क्या काम करता है, सक्रिय करता है। और अवनमक के रूप में आधिक्य में बने जांघों को हटाने के लिए NaCl प्रयुक्त होता है। उसके बाद जब बारों में अंतर अधिक हो तो आपके पास कौन सी होगी, गुरुत्वीय पृथक्करण। नेक्स्ट, जब लोह अशुद्धियां लोह युक्त और अशुद्धियां कैसी हो, अशुद्धियां तो है आपके पास अलोहीय और शुद्ध पदार्थ या अयस्क के साथ लोहीय, तो इनको अलग करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं वो कौन सी है, चुंबकीय पृथक्करण। किस सिद्धांत पर आधारित है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। और रासायनिक विधि लीचिंग, ये एल्युमिनियम के धातुक्रम में पढ़ेंगे। तो हमारे धातुक्रम के 2 पॉइंट पूरे। पहला पॉइंट कौन सा, चूर्णीकरण, और दूसरा सांद्रण पूरा। अगले टॉपिक में अगली क्लास में वर्जन, निस्तापन, अपचयन और शुद्धिकरण को पढ़ेंगे। अच्छे से अध्ययन कीजिए और क्लास 12 की जो प्रिपरेशन है उसको बढ़ाइए इस ऑनलाइन क्लास की सहायता से। नेक्स्ट, अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, जो इसका दूसरा भाग रहेगा, ये भाग संख्या 1 है धातुक्रम। नमस्कार दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।